हेलो छात्रों, देखिए इस वीडियो में आज हम आमाशय पाचन को लेकर के डाइजेशन फिजियोलॉजी के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर पिछले वीडियो में हम ग्रास नाल में और मुगुहा में पाचन को समझ चुके हैं। अब हम आमाशय में पाचन को समझने की कोशिश यहाँ करेंगे और देखिएगा आहार नाल के एक एक भाग को लेकर हम पाचन की क्रियाविधि को बारीकी से समझेंगे। कौन से भाग में किस प्रकार से और किन किन एंजाइमों की सहायता से पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिएगा आमाशय की हम बात करें तो आमाशय तो आहार नाल का एक बड़ा फूला हुआ भाग होता है जहां भोजन कुछ समय के लिए रुकता भी है। क्योंकि मुगुहा और ग्रास नाल में हम कल चर्चा कर रहे थे, भोजन रुकता नहीं है, उसके साथ साथ केवल रास्ता पथ का काम करता है ग्रास नाल, मात्र कोई प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है ना। और आमाशय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पर पाचन भी काफी प्रतिशत मात्रा में बहुत अच्छे तरीके से होता है और ऐसा माना गया है कि आमाशय की कंप्लीट जो दीवार या भित्ति होती है उस दीवार में करोड़ों की संख्या में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन जठर ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है उसको जठर रस कहा जाता है। उस जठर रस में काफी अधिक मात्रा में कई प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम, उन्हीं एंजाइम्स की सहायता से भोजन में उपस्थित अलग अलग प्रकार के घटकों का पाचन किया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का पाचन किया जाता है। लेकिन देखिएगा हम आमाशय की पोजीशन देखें तो इधर से ग्रास नाल आती है गर्दन वाले भाग से वक्ष भाग में, और उसके बाद हम देखते हैं आमाशय इस तरीके से फूली हुई एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है और कंडीशन ये आती है हमारे पास। आमाशय की पोजीशन इस प्रकार की होती है ना। इसमें ये ग्रास नाल आ रही होती है और ये पाइलोरिक क्षेत्र के द्वारा यहाँ खुलती है। एक क्षेत्र यहाँ ग्रहणी में जाता है और ये कंप्लीटली बड़ा पार्ट जो हम देख पा रहे हैं ये आमाशय का है ना। आमाशय के लिए देखिए तीन भाग होते हैं। आगे वाले भाग को कार्डियक बोलते हैं, पीछे वाले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है और ये मध्य का भाग होता है फंडिक। मेरे कहने का मतलब अब देखिए कंडीशन क्या है, इसकी कंप्लीट जो दीवार है इस दीवार में करोड़ों की संख्या में जठर ग्रंथियां हैं जो जठर रस छोड़ती रहती। लेकिन उन ग्रंथियों को हम तीन भागों में बांटते हैं। ग्रंथियों को हम तीन भागों में बांट करके अलग अध्ययन करते हैं अलग अलग। उनमें से देखिए ये मैं बता रहा था कार्डियक होगा, कार्डियक, बीच वाले को फंडिक बोलते हैं और पीछे वाले को पाइलोरिक कहा जाता है। पाइलोरिक है ना। तो इस तरीके से ये तीन भाग। अब इनमें देखिए कंडीशन अलग अलग। कहने का मतलब यह है जो कार्डियक है कार्डियक में देखिए आगे वाला जो भाग है इसमें जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके द्वारा मोस्टली यानी अक्सर केवल श्लेष्मा का स्राव किया जाता है। कार्डियक भाग की जठर ग्रंथियों के द्वारा केवल श्लेष्मा का स्राव किया जाता है। इतना हमें पता है कि बोलस के रूप में अर्धपचित भोजन, बोलस के रूप में गाठी लुगदी के रूप में ग्रास नाल में होता हुआ खिसक करके कहाँ आता है, आमाशय के कार्डियक भाग में आता है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर भी श्लेष्मा ही स्रावित होता है। वो श्लेष्मा और मिलता है भोजन के साथ में, तो भोजन को और गीला और नम और पतला बनाने का काम करता है। पाचन नहीं होता है ना। पाचन करने का काम फंडिक का है, फंडिक का काम होता है। यहाँ केवल श्लेष्मा और श्लेष्मा पाचन नहीं कर पाता। श्लेष्मा का काम केवल खुद की सतह को चिकना बनाना, भोजन को चिकना बनाना और आगे खिसकने में मदद करवाना होता है। नहीं, नलिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं जो उस जठर रस को छोड़ती रहती है, भोजन के साथ वो मिलता रहता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है इसमें केवल म्यूकस का स्राव है।
म्यूकस स्रावित होता है, रोल क्या हो जाएगा, भोजन को नम, चिकना, गीला, तरल बना, है ना। और श्लेष्मा के द्वारा अपने खुद की भित्ति की सुरक्षा करना, ये काम इसका हो। अब फंडिक की बात करें हम, फंडिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडिक पर आपको गौर करना है। फंडिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक को बोलते हैं चीफ सेल। चीफ सेल को ही क्या नाम से जाइमोजन सेल भी कहा जाता है, या फिर सेंट्रल सेल भी कहा जाता है। मतलब केंद्रीय कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं कह सकते हैं। फंडिक के दो भाग, जिनमें एक मुख्य कोशिका चीफ सेल और दूसरी ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं जो HCl का स्राव करती है ना। ऑक्जेंटिक होते हैं, लेकिन चीफ सेल को ही जाइमोजन भी कहा जा सकता है, केंद्रीय कोशिकाएं भी कहा सकता है। और इन चीफ सेल के द्वारा स्राव किया जाता है एंजाइम्स का जठर रस में, और उन एंजाइम्स में मोस्टली आमाशय के अंदर स्रावित होते हैं पेप्सिन, रेनिन एंड जठरीय लाइपेज। अक्सर ज्यादा मात्रा में पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये ध्यान रखना, ठीक है। पेप्सिन आपको पता है प्रोटीन को पचाने का काम करेगा, रेनिन दूध में मिलने वाली प्रोटीन को पचाने का काम करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड यानी वसा को पचाने का काम करता है। तो इतना आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फंडिक भाग के चीफ सेल के द्वारा हार्मोन का एंजाइम्स का स्राव किया जाता है, जो पचाने में मदद करते हैं, पाचन करवाते हैं, है ना। अब देखिएगा इसकी जो दूसरी कोशिकाएं हैं जिनको ऑक्जेंटिक कहा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल्स, है ना। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा आपको रखना है HCl का स्राव किया जाता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl का स्राव करती हैं। इतना चूंकि हमें पता है आमाशय में HCl अम्ल, घोर अम्ल स्रावित होता है, जिसकी वजह से आमाशय का जो मीडियम है वो हमेशा एसिडिक बना रहता है, यानी अम्लीय बना रहता है। और ऐसा मानते हैं इसका pH लगभग 2 के आसपास होता है, घोर अम्ल होता है। क्योंकि इस अम्ल का फायदा हम कार्यकी में आगे पढ़ेंगे अलग, लेकिन HCl से क्या फायदा है कि भोजन के साथ आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भी नाश किया जाता है। उसके अलावा इस HCl की वजह से इन एंजाइमों को भी क्रियाशील अवस्था में लाया जाता है। प्रारंभ में ये एंजाइम क्रियाशील नहीं होते हैं, प्रारंभ में रेनिन नहीं प्रोरेनिन होता है, बाद में रेनिन में बदला जाता है HCl की उपस्थिति में। ये काम HCl करवाता है। ऐसे ही पेप्सिन नहीं होता है, पेप्सिनोजन होता है प्रारंभ में, लेकिन पेप्सिनोजन भोजन पर काम ही नहीं करता, पचाने का पचाता ही नहीं है, इसलिए इसको पचाने वाली फॉर्म में लाना पड़ता है। लाने के लिए HCl जिम्मेदार है। पेप्सिनोजन को ये HCl पेप्सिन में बदल देता है, फिर प्रोटीन का ये पाचन करवाता है, डाइपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में तोड़ने का काम। गैस्ट्रिक लाइपेज है, लाइपेज लिपिड का पाचन करवाता है। तो इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब देखिएगा तीसरा जो भाग हमारे पास पाइलोरी, पाइलोरिक नीचे वाला ये भाग, पीछे वाला जो ग्रहणी के पास जुड़ा हुआ है लगभग, इस पाइलोरिक भाग की कोशिकाएं भी शाखित होती हैं, नलिका वाली होती है, लेकिन इनके द्वारा भी केवल म्यूकस का स्राव ही किया जाता है। थोड़ी मात्रा में पेप्सिन निकलता है, ना के बराबर। पेप्सिन तो मोस्टली चीफ सेल से ही निकलेगा, लेकिन थोड़ी मात्रा में निकलता है, अधिकांश वो श्लेष्मा निकलता है इसके द्वारा। इसका भी अपना कोई खास इंपॉर्टेंट रोल। अब से इन कार्डियक और पाइलोरिक के द्वारा तो श्लेष्मा निकलता है। श्लेष्मा का काम तो भोजन को चिकना बनाना है, तरल बनाना है, और खुद की दीवार की अम्ल से सुरक्षा करना है ना। चूंकि श्लेष्मा उदासीन रंगहीन द्रव होता है, जिस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो मेन काम होगा फंडिक का, इसलिए आपको फंडिक विशेष रूप से ध्यान रखना है। फंडिक तो खास रूप से आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब हम बात करें इस जठर रस की, तो इसका कंपोजिशन क्या है वो भी यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं।
जठर रस का रासायनिक संघटन। रासायनिक संघटन में देखिए मात्रा 1 से 3 लीटर पर 24 आवर्स। पूरे 24 घंटे में हमारे आमाशय में जठर रस की 1 से 3 लीटर मात्रा स्रावित हो जाती है। इतनी मात्रा में 24 घंटे में जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। और इसके पीएच की हम बात करें तो इसका पीएच होता है 1.52। पीएच देखिए कितना घोर अम्ल है, कितना कम पीएच इसका होता है, 1.5 से 2, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक प्रवृत्ति इसकी होती है। इसमें हम जल की बात करें तो इसमें 99.5% जल पाया जाता है। बचे हुए 0.5% में बचे हुए 0.5% में अकार्बनिक और कार्बनिक लवण पाया जाता है। अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं 0.3% और कार्बनिक लवण पाए जाते हैं 0.2%। इस तरीके से कंप्लीटली आमाशय से निकलने वाले जठर रस का केमिकल कंपोजिशन ये होता है। जल देखिए 99.5% मैक्सिमम पार्ट बनाता है, 0.5% बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। अकार्बनिक में हम बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, फॉस्फेट कार्बोनेट है ना, वो पाया जाता है। 0.2% में कार्बनिक लवण पाया जाता है। ये कार्बनिक लवण कार्बनिक भाग में ये एंजाइम भी शामिल हो जाते हैं। रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज वगैरह ये सारे कार्बनिक घटक बनाते हैं। 0.2% मात्रा में पाए जाते हैं केवल। अमाउंट हमने देखा 1 से 3 लीटर 24 आवर्स में हो जाता है। वो पोजीशन के अनुसार 1 लीटर से लेकर 3 तक अलग अलग हो सकता है। अब देखिएगा ये जठर रस जान लेने के बाद जठर रस की पाचन में क्या अहम भूमिका है, जठर रस के क्या क्या कार्य हैं, किस तरीके से ये पाचन का काम करवाता है, कितना करवाता है, किस किस को पचाता है, ये विस्तार से हम अगले वीडियो में देखेंगे।